कि दो सीड्स ऑफ मोस्ट क्रॉप्स आर सोन डायरेक्टली इनटू द सॉइल, मतलब जितने भी क्रॉप्स हैं, फसल हैं उनके सीड्स मतलब बीज जो हैं वो डायरेक्टली सॉइल में छीट दिए जाते हैं, डायरेक्टली सोन हो जाते हैं। लेकिन सीड्स ऑफ क्रॉप्स लाइक पैडी, पैडी मतलब धान, ठीक है, जिसको ब्रैकेट में राइस लिखा हुआ है, एंड मैनी वेजिटेबल्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इनटू द सॉइल ऑफ लार्ज फील्ड्स, मतलब धान के बीज जो हैं या वेजिटेबल्स के बीज जो हैं वो डायरेक्टली फील्ड में छीटे नहीं जाते हैं, सोन नहीं किए जाते हैं। द सीड्स आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरीज, इस बीज को क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो अपने चारों तरफ नर्सरी देखती हो ना, जो जिस नर्सरी से हम लोग पौधे खरीद के लाते हैं, वहाँ सबसे पहले नर्सरी में इसको ग्रो किया जाता है। वहाँ जब वो पौधे में टीनी प्लांट्स में, छोटे छोटे प्लांट्स में जब ग्रो हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडिंग्स बोलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज सीडिंग्स, तो सीडिंग्स में क्या बोलोगी कि द सीड्स ऑफ पैडी एंड मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरीज टिल दे ग्रो इनटू टीनी प्लांट, मतलब उनको छोटे छोटे पौधों में ग्रो होने तक जो धान के बीज होते हैं, पैडी के बीज होते हैं या वेजिटेबल्स के बीज होते हैं, उसको नर्सरी में ग्रो किया जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीडिंग्स, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीडिंग्स। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज सीडिंग्स, ठीक है, तो द सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरीज टिल दे ग्रो इनटू टीनी प्लांट्स, मतलब सबसे पहले इनको नर्सरी में ग्रो किया जाता है, टिल दे ग्रोन इनटू टीनी प्लांट्स, मतलब छोटे छोटे पौधों में जब ये ग्रो हो जाते हैं तब तक, इसी को सीडिंग्स की प्रक्रिया बोलते हैं। लेटर ओनली द हेल्दी सीडिंग्स आर सिलेक्टेड, जो टीनी प्लांट्स हो जाते हैं उसके बाद उसमें जो हेल्दी सीडिंग्स होते हैं, हेल्दी जो प्लांट होते हैं उसको सिलेक्ट किया जाता है, ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड, फिर जिस खेत में धान को बोया जाना है वहाँ ले जाके उसको क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी टू मेन फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है, मतलब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी टू मेन फील्ड। तो नर्सरी में क्या हुआ, नर्सरी में पहले उसके बीज को बोया जाता है, बोने के बाद वो टीनी प्लांट में कन्वर्ट होता है, टीनी प्लांट में जो कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और उस सीडलिंग्स को फिर नर्सरी से उठा के, उसमें से जो हेल्दी सीडलिंग्स होते हैं उसको नर्सरी से उठा के कहाँ ले जाया जाता है, मेन फील्ड में, ठीक है, और वहाँ पे उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, मतलब सॉइल के, मिट्टी के फर्टिलिटी को फील्ड में, खेतों में कैसे इम्प्रूव किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सॉइल में क्या क्या चीज़ होते हैं, सॉइल कंटेनिंग वाटर, एयर, मिनरल्स, डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सॉइल में क्या क्या हो गए, क्या क्या हो गए बताओ, वाटर, एयर, मिनरल, डेड प्लांट्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। प्लांट्स नीड ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, कल हम लोग पढ़े ही थे कि प्लांट्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। काहे के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। व्हेन लैंड इज रिपीटेडली यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, जब लैंड को, ज़मीन को बार बार कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं तो ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे, सोच के बताओ क्या होगा, उसमें के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते जाते हैं। तो ग्रेजुअली न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड अप एंड लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल, तो धीरे धीरे उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूज हो जाते हैं पौधों के द्वारा और सॉइल से ख़त्म हो जाते हैं, लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल। ए सॉइल डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स बिकम्स लेस प्रोडक्टिव एंड मैनी बिकम इनफर्टाइल इन सक्सेसिव ईयर्स। और जिस सॉइल में
न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, मतलब डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स होता है, वो लेस प्रोडक्टिव होता है। और बहुत सारे सॉइल जो हैं धीरे धीरे सक्सेसिव ईयर्स में, ठीक है, बाद के वर्षों में वो क्या हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं। तो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी। इसीलिए नेसेसरी हो जाता है कि सॉइल में आपको न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करना है, ऐड करना है टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी, ताकि इसका उपजाऊपन बना रहे। अब फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी के लिए क्या क्या प्रोसेस किए जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट सब्सटेंसेस यूज टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल के फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस का यूज होता है। अब क्या क्या सब्सटेंसेस हैं, तो सबसे पहले आता है मैन्योर। जिस तरह से नाम है मैन्योर, तो उसको सॉइल में ऐड करने की प्रक्रिया को, द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर इन द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग। क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, तो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू एंड एनिमल वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सॉइल। मतलब मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, जैसे प्लांट का रेसिड्यू जो बचता है, प्लांट्स के जो शेष बचते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, और एनिमल का जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसके द्वारा ये ऑब्टेंड किया जाता है, फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सॉइल। सॉइल में जो भी ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उसके द्वारा वो मिट्टी में ऐड किया जाता है। फार्मर्स प्रिपेयर मैन्योर बाय प्लेसिंग प्लांट रेसिड्यू एंड एनिमल वेस्ट इन ओपन ट्रेंचेज और पिट्स एंड अलाउइंग देम टू डिकम्पोज। देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं कि एक पीट में इन सारे चीज़ों को रख लेते हैं, किस किस चीज़ को, प्लांट रेसिड्यू और एनिमल वेस्ट को, ठीक है, और वहाँ पे अलाउ करते हैं उसको किस चीज़ के लिए, डिकम्पोज होने के लिए। मतलब डिकम्पोज का मतलब होता है जनरल भाषा में कि सड़ने के लिए। इसके बाद आता है केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो दीज आर मैन मेड केमिकल्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं ये मैन मेड केमिकल होते हैं या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जिसको सॉइल में ऐड किया जाता है, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। किस न्यूट्रिएंट्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सॉइल के उपजाऊपन को, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए क्या ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। मैन्यूरिंग भी किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स कंटेन वन और मोर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स दैट आर जनरली डिफिशिएंट इन द सॉइल। यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, फॉस्फेट्स, एनपीके। एनपीके का क्या मतलब होता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों चीज़ होते हैं। एंड कैन मतलब कैल्शियम, अमोनिया और नाइट्रेट आर एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर्स। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन है, पूछ दिया जाए कि नेम द फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय द फार्मर टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, तो कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हो गए, एक हो गया एनपीके। एनपीके का क्या मतलब हुआ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। दूसरा हो गया कैन का क्या मतलब हुआ, कैल्शियम, अमोनियम एंड नाइट्रेट, ठीक है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स गिव्स ए बेटर यील्ड। तो जब फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है तो ज़्यादा मात्रा में यील्ड करता है, मतलब देता है, क्या देता है ज़्यादा मात्रा में, फसल अच्छी होती है। हाउएवर इट्स ओवर यूज कॉजेज हार्म। लेकिन अगर फर्टिलाइजर का ओवर यूज कर दिया जाता है तो उससे हानि भी होती है। तो द यूज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी कंट्रोल्ड टू अवॉइड डैमेज टू द इन्वायरमेंट ओकरिंग बाय पॉल्यूशन ऑफ द सॉइल एंड वाटर। मतलब फर्टिलाइजर का यूज जो होना चाहिए वो कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। क्यों कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट का डैमेज ना हो, ठीक है, और सॉइल और मिट्टी और पानी में जो है, सॉइल एंड वाटर में पोल्यूशन ना हो। दे सीप इनटू वाटर बॉडीज बाय ए प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, ठीक है।
एंड रिजल्ट इन द डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ये क्या होते हैं कि वाटर बॉडी में मिल जाते हैं लीचिंग प्रोसेस के द्वारा, और उसका रिजल्ट क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ का, मतलब जो जल में जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतु, उनका एंड हो जाता है, वो मर जाते हैं। हेंस ऑर्गेनिक मैन्योर्स शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स के जगह पे ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज किया जाना चाहिए। समझ रही हो? अब जैसे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाई ऑर्गेनिक मैन्योर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो क्या जवाब दोगी? कि द यूज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी कंट्रोल टू अवॉइड डैमेज टू द इन्वायरमेंट occurring by pollution of the soil and water. They seep into water bodies by a process called leaching and result in death of aquatic life. Therefore, organic manure should be used instead of chemical fertilizers. और ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? वही जो अभी मैंने पढ़ाया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है। अब आता है बायो फर्टिलाइजर्स, इसका भी यूज किया जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं सच एज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया सच एज साइनोबैक्टीरिया दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स व्हिच आर इजीली टेकन अप बाय प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स, जो कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है ना अपने पर्यावरण में, उस नाइट्रोजन को कंपाउंड में फिक्स कर देता है, मतलब कंपाउंड में सोख लेता है। ठीक है, विच आर इजिली टेकन अप बाय द प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के द्वारा इजिली टेकन अप किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज फार्मर्स के द्वारा किया जाता है, किस लिए? सॉइल फर्टिलिटी के लिए। एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर्स। एंड इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर्स आर सर्टेन बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स which are easily taken up by the plants, which is used by farmer to improve the soil fertility, and these organisms are called as biofertilizers। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि बायो फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से चीज़ें होते हैं। ठीक है, व्हाट कंप्राइजेज द बायो फर्टिलाइजर्स? तो बायो फर्टिलाइजर्स कंप्राइज ऑफ लिविंग सेल्स विच आर अप्लाइड आइदर टू सॉइल, सीड्स और सीडिंग्स। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स में लिविंग सेल्स होते हैं जो अप्लाई कहाँ होता है, या तो सॉइल में अप्लाई होता है, या बीज पे होता है, या सीडलिंग्स पे होता है। दे आर ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर। मतलब इसमें खर्चे भी कम आते हैं और केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स का अल्टरनेट भी है, इको फ्रेंडली होता है। अब आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्ट इज ए ह्यूमस लाइक मटेरियल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय यूज ऑफ अर्थवर्म्स। वो छोटे छोटे अर्थवर्म्स जो होते हैं ना, उसको यूज करके वर्मी कंपोस्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स को वो अर्थवर्म्स जो हैं वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च कंडक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज मच हायर देन मैन्योर। तो वर्मी कंपोस्ट में एक मतलब रिसर्च के अनुसार पूरे वर्ल्ड में जब रिसर्च किया गया तो यह पाया गया कि वर्मी कंपोस्ट में जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, वो मैन्योर से बहुत ज़्यादा होता है। अर्थवर्म्स डिग through the soil making it porous which is good for plant growth. The earthworm is therefore also called a farmer's friend. जो अर्थवर्म होता है अपने भाषा में हम लोग उसको चारा बोलते हैं। तो जो चारा होता है ना वह सॉइल को बहुत ज़्यादा डिग कर देता है, डिग थ्रू द सॉइल मेकिंग इट पोरस विच इज़ गुड फॉर प्लांट ग्रोथ।
मतलब सॉइल को पोरस बना देता है, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। ठीक है, कि अर्थवर्म्स क्यों फार्मर फ्रेंड बोला जाता है? तो अर्थवर्म्स डिग थ्रू द सॉइल मेकिंग इट पोरस विच इज गुड फॉर प्लांट ग्रोथ, देयरफॉर द अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। अब यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स एंड वर्मी कंपोस्ट इज एन ऑर्गेनिक एंड सेफ अप्रोच टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। अब बायो फर्टिलाइजर्स का और वर्मी कंपोस्ट का जो यूज किया जाता है ना, ये जो है ऑर्गेनिक है एंड सेफ अप्रोच है। मतलब इससे सॉइल फर्टिलिटी जो है ज़्यादा इम्प्रूव होता है और सेफ भी, सुरक्षित भी है। मतलब पॉल्यूशन नहीं होता है, एक्वाटिक एनिमल्स को हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है, अब आता है फैलो फील्ड। कीपिंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड और अनसीडेड बिटवीन टू सक्सेसिव क्रॉप्स। मतलब जैसे अभी धान को रोपना है, ठीक है, और फिर गेहूँ रोप दिया, ठीक है, तुरंत उसके बाद कटाई होती है, फिर गेहूँ का भी वो हो जाता है। तो उससे बढ़िया है कि कीपिंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड और अनसीडेड बिटवीन टू सक्सेसिव क्रॉप्स। मतलब दो लगातार क्रॉप के बीच में अगर इसको अनकल्टिवेटेड रख दिया जाए, अनसीडेड रख दिया जाए, टू सक्सेसिव क्रॉप्स इज अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। तो ये भी एक मेथड है। जैसे इस साल धान को बो दिया, फिर गेहूं नहीं बोएंगे, उसमें क्या रख देंगे, गैप रख देंगे, फिर अगले साल धान बोएंगे, तो उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। दिस टाइप ऑफ फील्ड इज कॉल्ड ए फैलो फील्ड। इस टाइप के खेत को हम लोग फैलो फील्ड बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर रीजनरेटेड इन रिप्लेनिशिंग सॉइल nutrients are regenerated in a fallow field by decomposing of the organic matter present in the soil by various microbes। मतलब सॉइल में जो, जब इसको खेत को खाली छोड़ दिया जाता है तो सॉइल में जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो डिकम्पोज होकर फिर से उस सॉइल का न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्रॉप रोटेशन। डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। मतलब विभिन्न प्रकार के फसल पौधे जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए। तो ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप इज सक्सेशन ऑन ए फील्ड टू अवॉइड डिप्लेशन ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स। जैसे मान लो कि धान का खेती अभी कर रहे हैं, ठीक है, उसको काट लिया, फिर से धान ही वहाँ पे बो दिया, ठीक है ना। तो धान फिर से बो देंगे तो क्या होगा कि धान जो पहले न्यूट्रिएंट्स लिया था ना, वही उसका फिर से जो दोबारा धान बोएंगे तो उसको भी तो उसी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होता है कि इससे अच्छा है कि आप अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स को वहाँ पे सोन कीजिए। अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स को सोन करने से क्या होता है कि उनको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब धान जो न्यूट्रिएंट्स ले लिया, वो मान लो गेहूं को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो गेहूं को न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, तो जो दूसरा न्यूट्रिएंट सॉइल में मौजूद है वो गेहूं को मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे भी फील्ड का, खेत का फर्टिलिटी, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है। तो टू अवॉइड डिप्लेशन ऑफ एनी न्यूट्रिएंट एंड टू कंट्रोल वीड्स एंड पेस्ट्स इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। मतलब क्रॉप का रोटेशन हो जाना चाहिए। जैसे धान बो दिया, फिर आलू बो दिया, फिर प्याज बो दिया, तो इससे भी उसका न्यूट्रिएंट्स जो है बरकरार रहता है। तो लेग्यूमिनस क्रॉप सच एज पल्सेस एंड बीन्स आर सोन इन वन सीजन एंड cereals crops such as wheat and maize are sown in the next season on the same field। ठीक है, मतलब जैसे दाल है, बीन्स है, इसको एक सीजन में बो दीजिए, फिर दूसरे सीजन में क्या कीजिए कि व्हीट, गेहूं और मक्का को बो दीजिए एक ही फील्ड पे। तो नाइट्रोजन यूटिलाइज्ड बाय द cereal crops इज रिप्लेनिश्ड बाय द लेगुमिनस क्रॉप। तो जो सीरियल्स का क्रॉप है उसके द्वारा जो नाइट्रोजन यूटिलाइज किया गया है वो क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनस क्रॉप के द्वारा रिप्लेनिश्ड हो जाएगा। तो द नोडुल्स प्रेजेंट इन द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबिया। ये देखो, ये रूट नोडुल्स है, ठीक है, ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है। जो नाइट्रोजन किसको मिल जाता है, जो व्हीट और मेज जो है नाइट्रोजन का यूज़ किया होता है ना, वो नाइट्रोजन फिर से इसमें आ जाता है। ठीक है,
अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर्स जो होता है वो नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू, एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट। और फर्टिलाइजर्स क्या होता है, फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद मैन्योर्स को कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड और फर्टिलाइजर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर तो फैक्ट्री से बन के आता है। फिर मैन्योर्स प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल और फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। फिर मैन्योर्स आर नॉट हार्मफुल टू द सॉइल, मैन्योर्स सॉइल के लिए हार्मफुल नहीं होता है, बट मे नॉट हेल्प इन रिमूविंग ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी। लेकिन मैन्योर जो है अगर कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी है सॉइल में तो उसको हेल्प भी नहीं करता है वो करने में, रिमूव करने में। फर्टिलाइजर्स इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन बट लीड टू सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर क्रॉप प्रोडक्शन तो बढ़ाता है लेकिन क्या करता है ये कि सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन भी बढ़ाता है। मैन्योर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर जो है पानी के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, मतलब पानी सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, मतलब सॉइल कितना वाटर कंज्यूम कर सकता है उसको बढ़ाता है, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स इन द लॉन्ग रन रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। मैन्योर्स आर क्वाइट बल्की एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसफर, जबकि फर्टिलाइजर्स आर नॉट वेरी बल्की एंड ईजी टू ट्रांसफर, ठीक है।